हेलो बच्चों। हम लोग अभी तक पूरा यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारा कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं। सिलेबस हम लोग ख़त्म कर चुके हैं थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अब हम लोग इस क्लास में आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम बोल सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर के लिए हैं। और ये उन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनके यहाँ एमसीक्यूज़ आते हैं, और उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके यहाँ वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं कहीं न कहीं वो शॉर्ट टाइप के ही होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन बना के दे देते हैं। तो ये मतलब वही है, ठीक है ना? तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स का यूनिट फर्स्ट आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड पे चर्चा करेंगे। अब ये बच्चे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर हमारे कोर्स के मतलब इस लेक्चर को हम लोग आप फ्री स्टडी मटेरियल नाम से सेक्शन में जब हमारे डीएनएस एजुकेटर ऐप को आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल नाम का एक सेक्शन होगा, वहाँ से आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? और जो बच्चे पेड पे हैं वो तो उनको तो मिल ही जाएगा आराम से। तो ये सबके लिए है, यूट्यूब वालों के लिए भी है और हमारे पेड वाले बच्चों के लिए भी है। सब लोग काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है? और ये बहुत डिटेल में मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की, जो कि अगर आप पूरा साल नहीं भी पढ़े हो तो कुछ ना कुछ तो एमसीक्यू अगर बेस्ड है तो कर सको। और अगर आपका वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें भी आप शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कुछ हद तक लिख लोगे, समझ में आ जाएगा। ये आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा, कुछ हद तक तो हेल्प करेगा अगर पूरे साल नहीं भी पढ़े हो तो, ठीक है ना? और वैसे पूरे साल नहीं पढ़े हो ये तो गड़बड़ है, आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना? तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की इस पर्टिकुलर एमसीक्यू को। अब धीरे-धीरे हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे, और अगर आप लोग को यूट्यूब पे ये सीरीज़ देखना होगा तो आप इसकी एक प्लेलिस्ट बनी रहेगी। इसके प्लेलिस्ट को आप आगे देखते जाएँगे। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो उसके पर्टिकुलर ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट में सेव होगी, जो हमारी आगे वाली वीडियो में सेव होने वाली है। ठीक है ना? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट इज़ कॉल्ड अ, क्या होना चाहिए आपको? बताइए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है? आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट चेक कर लूँगा बाद में। ठीक है? क्या होगा इसका आंसर? एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट। तो ये अभी आप समझिए कि ये इसका मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिक का। देखिए मैं कुछ-कुछ समझाता जा रहा हूँ। मैं पहला क्वेश्चन समझाऊँगा, दूसरा क्वेश्चन समझाऊँगा, जैसे-जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, आपको फिर खुद ही अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कि स्टैटिस्टिक क्या होती है? स्टैटिस्टिक होती क्या है? स्टैटिस्टिक इज़ अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। स्टैटिस्टिक क्या होती है? रैंडम सैंपल का एक कोई भी फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन हमारी स्टैटिस्टिक होती है। मैंने बताया था कि अगर x1, x2, xn क्या है? रैंडम सैंपल है तो इसका कोई भी फंक्शन हम बना लेते हैं t ऑफ x1, x2, xn, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक बोलते हैं। और रैंडम सैंपल का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि आईडी मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम सैंपल बोलते हैं। और उसके फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कांस्टेंट किया गया। अब यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं? सैंपल की, मतलब कि ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है? फिर इसके बाद क्या कह रहा है? एस्टिमेटर। एस्टिमेटर के बारे में चर्चा करते हैं। किसी स्टैटिस्टिक का यूज किसी भी पॉपुलेशन कांस्टेंट को एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटर। मतलब कुल मिलाकर के अंतर स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर में इतना है कि कोई भी लड़का और घर के लड़के में जो डिफरेंस होता है वही होता है। ठीक है ना? मतलब कि अगर लड़का को है तो वो कोई भी लड़का हो सकता है विश्व का, लेकिन अगर वो हमारे घर पे रह रहा है तो फिर वो घर का लड़का हो जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब यही है कि स्टैटिस्टिक को अगर हम किसी काम में सौंप दें तो एस्टिमेटर बन जाता है। ठीक है ना? स्टैटिस्टिक का हम लोग यूज करें किसी पॉपुलेशन कांस्टेंट को हम लोग एस्टिमेट करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, तो वो एस्टिमेटर कहलाएगा। ठीक है? और इसी एस्टिमेटर की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टिमेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो स्टैटिस्टिक हो गया, एस्टिमेटर हो गया, एस्टिमेट हो गया। इसमें अभी कहीं कुछ बात नहीं आई। अब यानी कि ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, यही ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि डेफिनेशन ही होती है कि एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट, any population constant known as parameter,
पैरामीटर होता है, वही पॉपुलेशन कांस्टेंट। पॉपुलेशन का चाहे आप मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, वेरियंस निकालो, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, कुछ भी निकालिए, पॉपुलेशन से कुछ भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, पैरामीटर कहलाएंगे। तो ये वाला इसका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एनी कैलकुलेशन ऑन सैम्पलिंग डेटा, अभी पीछे बताया हूं, एनी कैलकुलेशन ऑन सैम्पलिंग डेटा वो क्या कहलाएगा, सीधी सी बात है स्टैटिस्टिक। क्यों, क्योंकि सैंपल हमको मिला, अब सैंपल के बेसिस पे कुछ भी हम फंक्शन बनाएंगे तो कैलकुलेशन का ही फॉर्म होगा ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक बोलेंगे। पैरामीटर क्या था, एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट, सैंपल मीन, सैंपल का मीन, वो भी एक फंक्शन है। सैंपल मीन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ स्टैटिस्टिक, मतलब कि सैंपल मीन क्या है, एक फंक्शन ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशन है, रैंडम सैंपल का है। तो रैंडम सैंपल का फंक्शन क्या होता है, स्टैटिस्टिक होता है। बस हम क्या कर रहे हैं कि उसमें सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ के एन से डिवाइड कर रहे हैं। ये भी एक स्टैटिस्टिक है, लेकिन किस टाइप की स्टैटिस्टिक है, सैंपल मीन टाइप की स्टैटिस्टिक है। मतलब इस स्टैटिस्टिक का नाम क्या है, सैंपल मीन। एरर क्या होता है इसका, इन सब चीजों से कोई नाता नहीं है। ठीक है ना, एरर होती क्या है, एरर हमारी किसी भी मेजरमेंट को मेजर करने में मिस्टेक, गलतियां, वही एरर होती है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट, एनी मेजर ऑफ पॉपुलेशन, सीधी सी बात है, फिर से वही आ गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था कि पॉपुलेशन का कोई भी मेजर, पॉपुलेशन का बताया ना, कोई मेजर, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, पर पॉपुलेशन का ही होना चाहिए। वो क्या कहता है, वही हमारा हो जाता है पैरामीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, पैरामीटर। फाइनाइट, फाइनाइट सेट होते हैं, सैंपल होते हैं, वो होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट एक प्रोसेस है कि हम कोई बॉल निकाले, चेक किए, बाहर कर दिए, फिर बॉल निकाले, चेक किए, बाहर कर दिए, मतलब डाल नहीं रहे दोबारा, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग होती है। और रैंडम, रैंडम इज नथिंग, ठीक है ना, रैंडम के साथ कुछ होना चाहिए। रैंडम कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज बिना आउटकम के, पता ही नहीं कि आउटकम क्या आएगा, रैंडम कर रहे हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी बायसनेस नहीं है, उसको बोलते हैं रैंडम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड, मैंने बताया था आखिरी में, जैसे क्या होता है कि हमारे पास एक रैंडम सैंपल, मतलब हमारे पास एक पॉपुलेशन है कैपिटल एन साइज का, उसमें से हम एक स्मॉल साइज एन साइज से सैंपल निकाल रहे हैं, मान लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल सैंपल कितने हो जाएंगे, एनसीएन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, एनसीएन, यही कॉम्बिनेशन 12th वाला, एनसीएन सैंपल होंगे, तो एनसीएन सैंपल के एनसीएन स्टैटिस्टिक बनेंगे, एनसीएन स्टैटिस्टिक बनेंगे। जैसे हम कह दें कि सैंपल हमारे पास एनसीएन है, जैसे हम कह दें 10, 10 में से हम 4 साइज सैंपल निकाले तो 10C4 साइज, 10C4 सैंपल निकलेंगे। 10C4 मतलब कितना, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 24। अब सॉल्व करेंगे, जितने पॉसिबल सैंपल आएंगे उतने पॉसिबल सैंपल मीन आएंगे, उतने पॉसिबल सैंपल वेरिएंस आएंगे, उतने पॉसिबल सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगे, उतने पॉसिबल सैंपल मीन स्क्वायर आएंगे, कुछ भी आएगा, कोई स्टैटिस्टिक आएगा, उतने सैंपल स्टैटिस्टिक आएगा, उतने स्टैटिस्टिक आएंगे, जितने सैंपल है वो उतने ही स्टैटिस्टिक आएगा। तो अब वो स्टैटिस्टिक आएगा तो उसका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो किसी भी स्टैटिस्टिक का एक डिस्ट्रीब्यूशन जो बनता है वो जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, कभी कभी हाइपर ज्योमेट्रिक कर सकता हो सकता है, बायनॉमियल करे, नॉर्मल हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो उसको एक नाम दिया गया सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग इज अ प्रोसीजर, पैरामीटर पॉपुलेशन कांस्टेंट बताया था, और डेटा हमारा होता है, डेटा निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बस। डेटा थोड़ी बोलेंगे, डेटा तो कोई भी हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये होगा नहीं, तो मतलब आंसर हमारा क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये आइडिया आपको लग जाओगे, कोई भी मतलब जैसे हम कह दें कि 1 2 3 4 5, ये 5 तरह के सैंपल निकाल, पॉपुलेशन है, इसमें से 2 साइज सैंपल निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, फिर 1 4 आएगा, फिर 1 5, ये पॉसिबल सैंपल 1 है, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, ये एक पॉसिबल सैंपल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 4 5। अब इससे मिला के, अब ये सैंपल हमारे पॉसिबल निकल गए, अब इनसे मिलाकर ये स्टैटिस्टिक बनाएंगे। मान लेते हैं स्टैटिस्टिक हम ले ले रहे हैं सैंपल मीन का ही, सुविधा के लिए, आसानी के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आसानी होगा, कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हो। इसका कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 2.5,
इसका कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 2.5, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 3.5, इसका कितना हो जाएगा 3.5, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 4.5। तो अब देखिए इन सब की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए 1.5 एक बार आ रहा है तो इसके कितने पॉसिबल केस हो जाएंगे 5C2, मतलब 5 चौके 20, 10 है तो 1.5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, 2.5 आने की प्रोबेबिलिटी 2/10, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/10, 3.5 आने 3.5 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी कितनी हो जाएगी 2/10, ठीक है ना 2/10। फिर उसके बाद 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, फिर 4.5 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 1/10, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये जो फॉर्म क्रिएट हुआ, इसको जो हम लोग ऐसे क्रिएट किए कि 1.5 होने की सैंपल मीन की वैल्यू प्रोबेबिलिटी, 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2.5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3.5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर 4 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये भी 1/10 हो जाएगा, फिर 4.5 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/10 आ जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन कर दिया ना इस सैंपल की किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम लोग बोल देते हैं, इट इज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड, यहाँ पे आया हमारा क्या यही एरर आता है सैम्पलिंग एरर, क्योंकि सैंपल निकाले पॉपुलेशन पैरामीटर कुछ निकला, सैंपल स्टैटिस्टिक कुछ निकला, कुछ डिफरेंस आया। अब डिफरेंस ये 0 भी हो सकता है, कुछ निकल भी सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है सैम्पलिंग एरर। डिफरेंस कभी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में डिफाइन नहीं होती है, रैंडम बताया था क्या होता है, नॉन रैंडम बताया था क्या होता है, ये सैम्पलिंग एरर। ये सारे अगर मतलब कि आइडिया थोड़ा सा भी होगा ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों से तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मिलाकर के आंसर हमारा यही आएगा। जब डिफरेंस आए स्टैटिस्टिक और पैरामीटर मतलब देयर इज एरर, और वही क्या कहलाता है सैम्पलिंग एरर, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मिला हुआ एरर है, ठीक है। ये हो गया सैम्पलिंग एरर। फिर नेक्स्ट क्या है अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक, अभी बनाया था ना, क्या कहला जाएगा फिर से वही, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर सकता, ये मैंने बोला कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे कोई गारंटी नहीं है, तो क्या बन जाएगा हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना, सैंपल से जनरेट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज 1, स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज 0, स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज नेगेटिव, स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्टैंडर्ड एरर होता क्या है, स्टैंडर्ड एरर किसी भी स्टैटिस्टिक का वेरिएंस का होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। कोई स्टैटिस्टिक है उसका हमने क्या निकाल दिया वेरिएंस, कोई भी स्टैटिस्टिक है स्टैटिस्टिक, ठीक है, उसका हमने वेरिएंस निकाल लिया, और वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट लेंगे वही हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड एरर होती है, ये डेफिनेशन होती है। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। अब क्योंकि ये वेरिएंस है तो स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा, वेरिएंस हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे सारे कंसंट्रेट हो जाएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो रेयर, मतलब जीरो होगा तो फिर एक ही पॉइंट ही आप ले रहे हैं मतलब बार बार, तो ये इसको लेने का कोई मतलब नहीं, बस ग्रेटर देन जीरो वहां पे होगा। और स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज 1, ये तो कभी डिसाइड ही नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, यही बताया हूँ, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उठाइए उससे मिलाकर के स्टैटिस्टिक बनाइए, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो क्या हो जाएगा वो स्टैंडर्ड एरर, वही मैंने अभी बताया है, ठीक है ना। और नॉन सैम्पलिंग एरर इज नथिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर जब सैंपल नहीं निकालोगे तब नॉन सैम्पलिंग एरर आता है। टाइप 1 एरर टाइप सेकंड एरर इज अ टॉपिक ऑफ इन्फरेंस, तो इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है ना। टाइप 1 एरर मतलब कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इतनी अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया था, फिर नेक्स्ट क्या है अब देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मैंने ही बताया था स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर हमेशा 0 से बड़ा होता है, हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, चलो एक बार के लिए बात मान भी लेते हैं, लेकिन कह रहा है नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार प्लस नॉट इक्वल टू 1। अब ये तो कहीं बात ही नहीं हुई, 1 से तो 2 से कोई मतलब ही नहीं है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोई भी एक्स बार जो होगा -2 होगा, और -2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, -2 मतलब लेस देन 0, जो कि मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एरर अभी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है ना, क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि ये बात भी मतलब कि स्टेटमेंट गलत है। फिर ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पूछ क्या रहा है, नॉट ट्रू, मतलब कि ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही, मतलब अगर देखा जाए तो ये सब सही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सारे स्टेटमेंट खोजिए जो कि सारे सारे स्टेटमेंट गलत है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो यही बात सही है, इसको हटा दीजिए, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव इसका। अब इसको करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, अब मल्टीपल चॉइस में हमको एक ही करना होगा ना, तो एक ही है एमसीक्यू, एक ही हमें सेलेक्ट करना होगा, तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा यही इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, the mean of sampling distribution of mean is equal to। देखिए अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना 1 2 3 4 5, ये मैंने पॉपुलेशन ले लिया, इससे सैंपल निकाला था 1 2 1 3 1 4 1 5 और 2 3 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5, फिर 4 5, ये बना था। इसका आया था 1.5, इसका आया था 2, इसका आया था 2.5, इसका आया था 3, इसका आया था 2.5, इसका आया था 3, इसका आया था मान दो 7.5, इसका आया था 3.5, इसका आया था 4 और इसका आया था 4.5। अब क्या कह रहा है, द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, पहले इसका मीन निकालते कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। अब इनका मीन निकाले एक बार, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बन गया हमारे पास। अब इनका मीन निकालते कितना हो जाएगा, 1.5 2.5 2.5 और 2.5 कितना हो गया 3, 3.5 और 3.5 कितना हो गया 7, 7 3 10, 10 और फिर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 6 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 3 28। ठीक है ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ये 10 है, 3 7 3 10, ठीक है। देखिए 1.5 ये 2.5 2.5 5 हो गए, 3 और ये 2.5 2.5 5 हो गए, 3.5 3.5 हो गए 7, 7 5 12, ठीक है ना, ये 1.5 और 4.5 को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और फिर 3.5 7 प्लस 2.5 2.5 5, 7 5 12, ठीक है ना। तो 12 6 18, 18 2 20, 20 3 20 और 3 हो जाएगा 22, अब 23, 23 3 26, 26 4 30, टोटल कितना हो गया 30, 30 को 10 से डिवाइड करो कितना आ गया 3, किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ये पॉपुलेशन थी, इसका मीन कितना आ गया था, इसको मीन, इसके मीन को हम लोग डिफाइन करते हैं म्यू से, पैरामीटर है ना, और सैंपल मीन को डिफाइन करते हैं हम लोग एक्स बार से, और सैंपल मीन के मीन को डिफाइन करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार से, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। ये किसके बराबर आ गया हमारे, म्यू के बराबर आ गया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन किसके बराबर आ रहा है, पैरामीटर के बराबर है, जो कि हमारा क्या है म्यू। ये इसका आंसर सही है। यहां से आप देख सकते हैं सैंपल निकाले, इसका फिर मीन निकाले तो मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर इस मीन का मीन निकालेंगे तो पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाता है। तो यही हम लोग को बोलते, यही प्रॉपर्टी जो होती है इसी को बोलते हैं अनबायस्डनेस। क्या बोलते हैं इसे, अनबायस्डनेस, मतलब ऑन एवरेज सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, यही यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को लिखना होगा तो कॉपी पे लिखना, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप रोक के वीडियो देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू।
अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होता है? हम लोग अब ये जब विद रिप्लेसमेंट की ही बात की जाती है तो हम लोग विद रिप्लेसमेंट में जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो बेटा होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन। कैसे करते हैं ये देखिए कैसे करते हैं, ये हो जाता है वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई बाई एन और फिर ये कितना हो जाता है 1/n समेशन ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आई। को वेरिएंस हमारे यहाँ पे जीरो है क्योंकि सारे सारे इंडिपेंडेंट होते हैं तो यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा समेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर यानी कि एन सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, इससे ये कैंसिल तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स बार। लेकिन हमसे पूछ कर रहा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, तो इसी का हम लोग क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। बताया था स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, तो इसका हम लोग स्टैंडर्ड ये स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा बाई रूट एन आ जाता है। इसलिए इसकी ये वाली वैल्यू हमारी सही है। ये कब सही है? ये तब सही है जब हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जब हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करते हैं, ये क्या है ये वेरिएंस है ना कि स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है। और ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फालतू बस लिखा गया एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का है और ये वेरिएंस है और इसी का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड एरर जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को हमें लगता है कि समझ में आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा और n1 हमारा n2 के बराबर नहीं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ x2 बार माइनस x1 बार इज इक्वल टू, तो मैंने बताया क्या था स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर किसी स्टैटिस्टिक के वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x2 बार माइनस x1 बार। और वेरिएंस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस ऑफ x2 बार प्लस वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस आएगा x1 बार x2 बार। क्योंकि हमारे ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं इसलिए कोवेरिएंस यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट होते हैं अलग अलग आ गया, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट ले लेंगे तो यहाँ पे फिर केवल क्या बचेगा वेरिएंस ऑफ x1 बार प्लस वेरिएंस ऑफ x2 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 बार सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 और ये हो जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। यहाँ तक तो आंसर सही है लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि दोनों की वैल्यू सिग्मा के बराबर है, दोनों हमारे सिग्मा है। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई n2। जब ये स्पेसिफाई नहीं करता तो ये आंसर सही था, अब लेकिन इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि सिग्मा के बराबर है तो अब यहाँ से सिग्मा बाहर हो जाएगा तो सिग्मा स्क्वायर रूट में 1/n1 प्लस 1 में n2। दिस आंसर विल बी करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा डी वाला, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ये पूरा इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आइए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If x and y are two independent Poisson variables with parameter 1 and 1 respectively, then distribution of x plus y। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी कि x दोनों हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो एडिटिव प्रॉपर्टी याद होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर एक्स आई फॉलो करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लेमडा आई, ठीक है ना, एक्स आई आई फ्रॉम 1 टू n, ये इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल है फिर रैंडम वेरिएबल है x1 x2 xn जो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे विद पैरामीटर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, ये इंडिपेंडेंट है सारे, ठीक है। तो बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इन सब का समेशन फॉलो कर जाएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकिन विद पैरामीटर समेशन ऑफ लैम्डा आई, ये सम हो जाता है ना। तो उसी का एक पर्टिकुलर केस दिया गया है कि x फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1 एंड y फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2 और x और y दोनों इंडिपेंडेंट है, ये जरूरी है इंडिपेंडेंट होना नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इन दोनों का सम किए तो यहाँ पे क्या हो रहा है पैरामीटर का सम हो जा रहा था, मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1 प्लस 1 जो कि फॉलो करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। समेशन का केस होता है केवल, दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ठीक, फिर कह रहा है x एंड y आर इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएबल्स, जबकि कहां से है 5,1/2 है। ठीक है ना, न कि 12 है, गलत लिखा है यहाँ पे, 5,1/2 है, 1/2 है। ठीक है ना, ये 1/2 लिया गया है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। सिचुएशन होता ही ऐसा है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम एडिटिव प्रॉपर्टी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं कि अगर एक्स आई फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एन आई कॉमा 1 पी, ये जब सेम होगा तभी एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो पाती है कि समेशन एक्स आई फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद समेशन एन आई कॉमा पी को। ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे पी फिक्स रहेगा तभी हो पाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो, और एक्स आई हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, तब इस केस में हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5,1/2 और y फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 7,1/2। तो x प्लस y किसको फॉलो करेगा, बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 12,1/2 को फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, इसको हम लोग एक बार के नाम दे रहे हैं z, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट z इज इक्वल टू स्मॉल z कितना हो जाएगा 12cz 1/2 के पावर z 1/2 के पावर 12 माइनस z, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12cz 1/2 के पावर 12, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और उसको हमने क्या माना है z माना है, तो मतलब कि z इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कितना हो जाएगा 12c3 1/2 के पावर 12। अब 12c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मतलब 1/2 के पावर 12 की पहले वैल्यू निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 256 दूना 500 256 अब इतना कैसे याद करूं, ठीक है 256 दूना 500 512 फिर 512 दूना, ठीक है ना। अब हम यहाँ से कर ले रहे हैं 2 के पावर कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 4096, ठीक है ना। तो 12c3 अपॉन में 4096, अब 12c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाई 4096, अब ये कितना हो जाएगा 2, और फिर इसको इससे काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 48, ठीक है, और फिर इसको हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 10 24, तो 55 अपॉन में 1024 आएगा, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर सही होगा, ये होगा इसका। ठीक है, एक मिनट, तो फिर नेक्स्ट ये इसका आंसर ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी की एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए द सम ऑफ टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स इज, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट कहीं कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ है, जब भी सम ऑफ रैंडम वेरिएबल कहा जाए तो इंडिपेंडेंट एक बार चेक कर लिया करिए हमेशा, कि सम ऑफ रैंडम वेरिएबल कहा गया तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये जरूरी है। ठीक है ना, तो सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल क्या कहता है, ऑलवेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, ये गारंटी नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। फिर कह रहा ओनली इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बात सही है, इंडिपेंडेंट होगा तभी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यही कहता है कि अगर एक्स आई हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन म्यू आई एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आई, तो समेशन एक्स आई फॉलो करेगा समेशन म्यू आई, समेशन सिग्मा स्क्वायर आई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट। ये क्या कह रहा है, ओनली इफ एक्स आई सेम मीन, जरूरी नहीं है, ये तो गलत है और यहाँ पे भी गलत है। ठीक है ना, तो मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इज आल्सो अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर ऑफ with sum of parameter with sum of parameters, mean भी सम और वेरिएंस भी सम। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हेड P1 हेड माइनस P2 हेड, मतलब ये कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 हेड माइनस P2 हेड, मतलब ये कुछ इस टाइप से लिखा है। फिर से बता दे रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ P1 हेड माइनस P2 हेड, यानी कि कुछ इस टाइप से लिख दिया गया, वेरिएंस ऑफ P1 हेड प्लस वेरिएंस ऑफ P2 हेड। यहाँ नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, यहाँ प्लस में आएगा, नेगेटिव तब आता माइनस कोवेरियंस वाला आता है, और लेकिन ये इंडिपेंडेंस पे कोवेरियंस तो आएगा नहीं। और वेरिएंस ऑफ जो p होता है बेटा ना, p होता है x अपॉन में n, जहां पे x फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n कॉमा p, तो वेरिएंस ऑफ p हेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, और कितना हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमा n इंटू पी क्यू, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पी क्यू बाई n, तो p1 हो जाएगा तो यहाँ p1 हो जाएगा, यहाँ q1 हो जाएगा, p2 हो जाएगा तो यहाँ p2 हो जाएगा, q2 हो जाएगा, उस हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P1 Q1 अपॉन में N1 फिर प्लस P2 Q2 अपॉन में N2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये वाला आंसर हमारा सही है विद एक्सप्लेनेशन दिस, ये है यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि P इज इक्वल टू एक्स बाई एन होता है, वेरिएंस ऑफ P हमारा x हमारा फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, उसकी वेरिएंस कितनी होती है एन पी क्यू होती है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है, यहाँ N1 यहाँ N1, ठीक है, ये ठीक है, इस टाइप से सॉल्व होता है। तो इसका आगे वाला आंसर सही है, आप रोक के इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ठीक है, आप लोग भी इसके आंसर अच्छे से दे सकते हो। चलिए ये तो आसान था, आइए इसका बताइए क्या होगा आंसर, आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट में करिए, क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैंने बताया अभी, इसका आंसर क्या होगा कि इफ n इज इक्वल 25 सिग्मा स्क्वायर इज 5 और x बार की वैल्यू हमारी 25 है, देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार क्या होना चाहिए, कमेंट करिएगा, उसके बाद आंसर इसका देखिएगा। तो मैं बता देता हूं क्या होगा, देखिए सॉल्व करते हैं पहले कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो स्टैंडर्ड एरर मैंने x बार कितना था सिग्मा y रूट n, ये कंफ्यूज करने के लिए कर दिया था, सिग्मा y रूट n, और सिग्मा कितना है हमारा, सिग्मा स्क्वायर 25 दिया हुआ, तो सिग्मा कितना हो जाएगा 5, सिग्मा कितना हो जाएगा 5, और n कितना दिया हुआ 25, तो रूट n कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया 1, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर 1 आ रहा है, हमेशा नहीं होता है स्टैंडर्ड एरर 1, ठीक है ना, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक, ये होता है। और फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए, a sampling distribution of the means of all possible samples of size 100 formed, मतलब कि एक पॉपुलेशन थी जिसमें से 100 साइज का सैंपल निकाला गया, हर एक पॉसिबल सैंपल निकाले गए, ठीक है ना, हर एक पॉसिबल, मान लेते हैं करोड़ का होगा या फिर 10,000 साइज का एक पॉपुलेशन होगा जिसमें 100 साइज के हम सैंपल निकाले, तो 10,000 सी 100 सैंपल्स हमारे बनेंगे, है ना, द पेरेंट पॉपुलेशन हैज मीन म्यू, मतलब 10,000 का पॉपुलेशन था, उसका जो मीन था पॉपुलेशन मीन वो कितना था 5 था, इसमें से हम लोग 100 साइज सैंपल निकाल लें, जो कि पॉसिबल सैंपल कितने निकलेंगे 1000 सी 100 अगर विदाउट रिप्लेसमेंट से कर रहे हैं तो, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो निकला वो कितना निकला था 1.4, ये निकला। अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ एक्स बार, म्यू ऑफ एक्स बार, मतलब इनसे जो 100 सैंपल हमारे मिले, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे 100 सैंपल 100 के सैंपल निकाले, कितने सैंपल निकलेंगे 10,300 एक बार के लिए मान लेते हैं, इतने पॉसिबल सैंपल निकलेंगे, अब इतने पॉसिबल सैंपल निकलेंगे तो इतने पॉसिबल सैंपल मीन निकलेंगे, है ना, इतने पॉसिबल सैंपल मीन निकलेंगे, तो इतने पॉसिबल सैंपल मीन का मीन क्या होगा, मैंने बताया था ना, इतने पॉसिबल सैंपल मीन का मीन क्या होगा, तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, जो एग्जांपल लिया था कि 1 2 3 4 5 वाला, फिर इनके सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाए थे 1.5 2 2.5 ऐसे समथिंग कुछ बने थे, उनका मीन मिल लिया तो हमको यही 3 आ रहा था, इसके बराबर आ रहा था, तो वही है कि पेरेंट पॉपुलेशन हैज मीन, अगर म्यू इज इक्वल टू 5 स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो इसके
सैंपल मीन का मीन क्या होगा, क्योंकि अनबायसनेस फॉलो करता है तो फिर किसको फॉलो कर जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू अगेन 5 के बराबर हो जाएगी, पैरामीटर के बराबर हो जाएगी। इसी प्रॉपर्टी को मैंने डिफाइन किया था अनबायस्डनेस। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पीछे एक बार करके देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखिए फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस दूसरे लैंग्वेज में है, शायद फिर उसी लैंग्वेज में है, भगवान जाने। इसमें का मैंने भी क्वेश्चन भी कराया तो था। और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्ड बाय, लैंग्वेज थोड़ा अलग है, बाकी सब सेम है ना। अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्ड बाय, मतलब हाँ देखिए एक ये क्वेश्चन था, अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड टेस्ट, ये क्वेश्चन था। उसके बाद इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, जिसमें आप लेके कंफ्यूज हो जाते अगर रटते तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं कि फॉलो करे, है ना, फॉलो कर भी सकता नहीं भी कर सकता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गारंटी नहीं, हाइपरजोमेट्रिक गारंटी नहीं, बायनोमियल गारंटी नहीं, क्या होता है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये कई बार मैंने बता चुका हूँ। तो ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्वे इज कंडक्टेड ऑफ 300 लाइकली वोटर्स। ठीक है, एक सर्वे 300 लोगों में हुआ, 300 वोटर्स में प्रपोर्शन कितना आ गया, प्रपोर्शन पी हैट लिखा हुआ है ना, सैंपल प्रपोर्शन में 0.52 फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। पी हैट की वैल्यू आई 0.52, ये सैंपल वैल्यू है, हैट लगा हुआ है ना, सैंपल वैल्यू है। तो इज एन स्टैटिस्टिक ऑफ, मतलब ये पी हैट का मैंने डिफाइन किया था, पी हैट बराबर क्या होता है एक्स बाई एन। तो सैंपल का एक फंक्शन बनाओ, सैंपल का एक फंक्शन बनाओ, सैंपल के एक फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो इट इज एन पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ, क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक, ये आएगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टैटिस्टिक। तो मैंने क्या बताया, स्टैटिस्टिक इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, ये सैंपल वैल्यूज। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि कोई उसमें प्रोबेबिलिटी किस तरह से, फ्रीक्वेंसी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, और नन ऑफ दिस को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारी स्टैटिस्टिक होती है। ये क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। पी हैट लगा मतलब सैंपल वैल्यूज है, सैंपल स्टैटिस्टिक कहाँ से कैलकुलेट होती है, सैंपल से होती है, और उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। तो ये बात हमें लगता है कि आप लोग को इतनी समझ में आ गई होगी, ये एमसीक्यू आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट एमसीक्यू को लेके, मतलब अगली यूनिट का एमसीक्यू लेकर के आएंगे, और आप लोग ये पर्टिकुलर नोट्स को या फिर इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप लोग हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करके, उसमें फ्री कोर्स मटेरियल नाम से कोई सेक्शन होगा, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे यूट्यूब के बच्चे अगर इसे देख रहे हैं तो हमारे इसका एक प्लेलिस्ट बनेगा, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब सारे ये रिकॉर्ड, इस तरह के वीडियो जो होंगे हमारे एमसीक्यू वो उसमें सेव होंगे। तो बाकी भी आप विजिट करते जाइएगा, देखते जाइएगा, और नोट्स को हमारे ऐप से डाउनलोड करते जाइएगा। हमारे बहुत सारे फ्री बैचेस चल रहे हैं नवोदय बैच के थ्रू, आप चाहो तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो, उससे कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं। इसमें हम लोग इंटरेक्टिव क्लासेस पढ़ाते हैं, फ्री मतलब कि 1 to 1 मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग दिलाते हैं, उसमें अच्छे से सारी चीज़ें चलती हैं। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद।